नमस्कार दोस्तों, ये समय है आपके इतिहास की क्लास का और इस क्लास में हम डिस्कशन करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट नंबर 1 में दिए गए इतिहास के सिलेबस पर। हमने इस पूरी यूनिट को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया है। इसकी पहली मॉड्यूल जिसमें प्रमुख शब्दावलियां हम उनको कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड मॉड्यूल चल रहा है जिसमें हम प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विशेषताएं, इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को देख रहे हैं। और इस लेक्चर सीरीज के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गुप्त काल की व्यवस्था को देखा था। हमने गुप्त काल के समाज, गुप्त काल की राजनीति, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था, इन सभी चीजों को पिछले लेक्चर में समझा और आशा है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज हम बात करने वाले हैं गुप्त काल के पतन के बाद की स्थिति को लेकर। जब गुप्त काल का पतन हुआ लगभग 6वीं शताब्दी में, देखें हम ईस्वी में, तो गुप्त काल का पतन हो जाता है। और गुप्त काल का जब पतन हुआ तो उसकी जो विशेषता थी सामंतवाद जो उस समय बहुत बड़े लेवल पर हमको उपस्थित दिखाई पड़ता है, उस सामंतवादी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इस पतन के बाद हमारे भारत में हम अलग अलग छोटे छोटे से साम्राज्य देखने को मिलते हैं। अब गुप्त काल जब 6वीं शताब्दी में खत्म हुआ, भारत में अलग अलग छोटे छोटे से साम्राज्य अलग अलग क्षेत्र में स्थापित हुए, तो इन साम्राज्यों के समय पूरे एकीकरण की व्यवस्था में हम एक साम्राज्य को इंपॉर्टेंट देखते हैं। ये साम्राज्य था दोस्तों वर्धन साम्राज्य या पुष्यभूति का साम्राज्य। जब गुप्त काल पतन हुआ, भारत छोटे छोटे से स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हुआ, तो एकमात्र यही साम्राज्य था जिसने पूरे भारत को एकीकृत करने की कोशिश की गई थी। और कहीं ना कहीं ये अपने प्रयास में सफल हो सकता था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो हम इस पूरी व्यवस्था को देखेंगे कि गुप्तोत्तर काल में जो अलग अलग साम्राज्य रहे, उनमें सबसे प्रमुख वर्धन साम्राज्य क्या था। अगर हम दोस्तों गुप्तोत्तर काल में वर्धन साम्राज्य की बात करें तो इस साम्राज्य की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। पुष्यभूति गुप्तों के यहाँ सामंत के तौर पर काम करते थे और जैसे इनको मौका मिला, गुप्त अंतिम शासक को इन्होंने मार दिया और उसके बाद यहाँ हम लोगों को वर्धन साम्राज्य की स्थापना देखने को मिलती है। लेकिन पुष्यभूति ने इस पूरे साम्राज्य को स्थापित किया, थानेसर को अपनी राजधानी बनाया। याद रखिएगा, थानेसर इनकी राजधानी थी। कोशिश की कि हाँ एकता के सूत्र में बांधे, लेकिन ज्यादा समय तक ये काम नहीं कर पाए। इनके उत्तराधिकारी के तौर पर हम नरवर्धन को देखते हैं, आदित्य वर्धन को देखते हैं और प्रभाकर वर्धन को देखते हैं। लेकिन जब हम पुष्यभूति के बाद के उत्तराधिकारी को देखें तो यहाँ पर प्रभाकर वर्धन हमें एक इंपॉर्टेंट शासक के तौर पर दिखाई पड़ते हैं, जिन्होंने इस समय बहुत बेहतर तरीके से शासन व्यवस्था को संचालित किया था। और प्रभाकर वर्धन के समय हम देखते हैं तो इनके हम लोगों को 3 बच्चे देखने को मिलते हैं। कितने? 3 बच्चे देखने को मिलते हैं। इसमें एक का नाम था दोस्तों राज्यवर्धन। ये राज्यवर्धन जो है दोस्तों ये बड़ा पुत्र है। इसके बाद हमें नाम दिखाई पड़ता है हर्षवर्धन का, और हर्षवर्धन के अलावा इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था राजश्री। अब ये जो राजश्री रहा, ये हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, ये तीनों इनके पुत्र हैं। और राजश्री को जब हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें यहाँ ये दिखाई पड़ता है कि राजश्री की शादी करवा दी जाती है एक दूसरे राजवंश में। इसकी जो शादी होती वो होती है मौखरी राजवंश में। मौखरी राजवंश कहाँ का था दोस्तों? ध्यान रखेंगे, कन्नौज का रहा। तो कन्नौज के मौखरी राजवंश में इसकी शादी हुई और शासक का नाम भी आप लोग ध्यान रख लें, ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन से यहाँ पर हमको शादी इसकी होते दिखाई पड़ती है। अब यहाँ से राजनीति में हम कन्नौज की एंट्री देख रहे हैं। कन्नौज दोस्तों मध्यवर्ती मैदान में स्थित एक बहुत शानदार प्लेस रही। और जब हम 7वीं शताब्दी ईस्वी तक आते हैं तो ये एक केंद्र के तौर पर उभरता हमें दिखाई पड़ता है, केंद्र के रूप में। हर एक राजवंश यहाँ ये चाहता था कि उसका कन्नौज पर अधिकार हो जाए। अब कन्नौज का उत्कर्ष यहाँ देखने को मिल रहा है। और इसी समय हम एक चीज और देख रहे हैं कि पाटलिपुत्र का महत्व अब बिल्कुल नहीं रह गया था। तो अगर हम पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र इसके पहले के जो शासक रहे, गुप्त शासक आदि, उन सबकी राजधानी के तौर पर हम पाटलिपुत्र को देख रहे थे। अब प्राचीन शासकों ने पाटलिपुत्र को इंपॉर्टेंस क्यों दिया? क्योंकि पाटलिपुत्र एक सुरक्षित दुर्ग के तौर पर था। ये सुरक्षित दुर्ग के तौर पर था। अगर इसे राजधानी बनाकर रखे तो राजधानी पर किसी और के कब्जे होने की संभावना कम थी, क्योंकि ये नेचुरली बोल सकते हैं कि दुर्ग के तौर पर दिखाई पड़ रहा था। पर्वतों के बीच में इलाका था ये, इसलिए यहाँ पर किसी और का आक्रमण होना बहुत आसान नहीं था। किसी भी व्यक्ति को अगर इस पर आक्रमण करना होता तो उसे मशक्कत करनी पड़ती थी। तो पाटलिपुत्र एक सुरक्षित दुर्ग के तौर पर देखा जा रहा था प्राकृतिक रूप से। लेकिन जब हम 7वीं सदी ईस्वी तक आए, इस समय जो तकनीकी रूप से विकास देखने को मिला और पूरी व्यवस्था आगे बढ़ी, तो इस पाटलिपुत्र जैसे दुर्ग को अभेद्य कर दिया गया था।
मतलब अब इसको भेदा जा सकता था, अभेद्य नहीं रहा ये, ठीक है। अब इसे भेदा जा सकता था, मतलब इसे हराया जा सकता था, इस पर अधिकार दूसरे शासक आसानी से कर सकते थे। इस कंडीशन में अब इस चीज की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, किस चीज की, कि अब हम एक ऐसे प्रदेश में अपनी राजधानी बनाएं जो एक समतल प्रदेश मिल जाए, जहां पर हमारे हिसाब से किले दुर्ग का निर्माण कर लें और सुरक्षा की दृष्टि से वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। तो कन्नौज एक ऐसा ही प्लेस मिलता है केंद्र के तौर पर ये उभरा, क्योंकि यहाँ पर दुर्ग का निर्माण आसानी से हो सकता था, आसपास के क्षेत्र पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी और कहीं ना कहीं एक सुरक्षित राजधानी के तौर पर इसको स्थापित किया जा सकता था। तो कन्नौज यहां से हमें दिखाई पड़ता है जहां मौखरी राजवंश का शासक ग्रहवर्मन था और इसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे, किसके, बोल सकते हैं वर्धन साम्राज्य के। अब यहाँ प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु होती है तो हमें दिखाई पड़ता है कि राज्यवर्धन जो होता है वो उत्तराधिकारी बनता है। प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन जो है वो उत्तराधिकारी बनता है वर्धन डायनेस्टी में। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या देखने को मिलती है। समस्या क्या देखने को मिलती है यहाँ पर, उसको समझने की जरूरत है। समस्या ये कि जो राजश्री है इसका हस्बैंड कौन है, कन्नौज, और शासक का नाम क्या है, ग्रहवर्मन। तो हस्बैंड कौन है, ग्रहवर्मन, कहाँ के राजा हैं ये, कन्नौज के। यहाँ पर गौड़ शासक का नाम है शशांक, इसका आक्रमण हो जाता है किसके साथ मिलकर, मालवा के यशोवर्मन के साथ मिलकर। इनके साथ मिलकर ये किस पर आक्रमण कर देता है, कन्नौज के ग्रहवर्मन, और ग्रहवर्मन जो होता है उसकी हो जाती है हत्या, ठीक है, और इसके कब्जे में आ जाता है कन्नौज। अब ऐसे में इस बात की सूचना मिलती किसको, राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन को जब इस बात की सूचना मिलती है तो राज्यवर्धन भी कहां आक्रमण करता है, कन्नौज पर, किसको बचाने के लिए, अपनी बहन को बचाने के लिए। और कहीं ना कहीं शशांक के कब्जे में जब कन्नौज था, राज्यवर्धन का आक्रमण हुआ तो यहां पर राज्यवर्धन ने इसको तो मार दिया, लेकिन गौड़ शासक जो शशांक था इसने क्या किया, धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब राज्यवर्धन की जब हत्या हो गई तो फिर शासक कौन बनता है, तो शासक बनता है हर्षवर्धन। अब यहां से हम हर्षवर्धन के शासनकाल को पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर देखिए परिस्थिति कितनी बदल गई है कि कन्नौज के ग्रहवर्मन की हत्या हो चुकी है और राजश्री का जो क्षेत्र था कन्नौज, उस पर अब शशांक का कब्जा है। अब ऐसी परिस्थिति में हर्षवर्धन का राजा बनना है, और हर्षवर्धन जब राजा बन रहा है तो उसकी उम्र भी देखना जरूरी है। हर्षवर्धन जब राजा बनता तो लगभग 16 साल की उसकी उम्र होती है। 16 साल की उम्र में जहां आज हम बच्चों को देखें वो 10वीं 11वीं पढ़ रहे होते हैं, उस समय हर्षवर्धन जो है वो राजा बन जाता है। लगभग 606 ईस्वी के आसपास हर्षवर्धन राजा बनता है, और कुछ हम बोल सकते हैं कि जो जानकारी इसके बारे में मिलती है उसके हिसाब से लगभग 647 ईस्वी तक ये शासन करता है। जब हर्षवर्धन राजा बना 16 साल की छोटी सी उम्र में, तो इसने क्या किया, अपने आप को पावरफुल बताने के लिए कई सारी उपाधियां धारण कर ली। जैसे हम बोले परम भट्टारक की उपाधि हो, महाराजाधिराज की उपाधि हो, है ना, सकलोत्तर पथेश्वर की हो, चक्रवर्ती की हो, सार्वभौम की हो, पथेश्वर की हो, परम माहेश्वर की हो, शिलादित्य, ये सारी की सारी उपाधियां इसने धारण की। ये शिलादित्य जो उपाधि है इसकी, ये इसे हेनसांग के द्वारा दिया गया। हेनसांग जो है वो कहता था इसको क्या, शिलादित्य, ठीक है। हेनसांग के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। इसके अलावा हेनसांग ने ही एक वर्णन किया है, उसने कहा है कि हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत के 5 राज्यों पंजाब, कन्नौज, गौड़, मिथिला या उड़ीसा पर अधिकार कर लिया था। अब यहां पर गौड़ और बंगाल की स्थिति हम देख लें। गौड़ शासक जो शशांक था वो इधर से ही आया था, और कन्नौज की स्थिति देखें। अब कन्नौज के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं। कन्नौज पे अभी किसका कब्जा है, शशांक का कब्जा है। अच्छा, शशांक कहाँ का शासक है, ये गौड़ शासक है। तो ऐसे में शशांक के प्रदेश में जो बोल सकते हैं कन्नौज आ रहा है, तो कन्नौज किसका क्षेत्र रहा, ग्रहवर्मन का। बोलने का मतलब है कि ये रिलेटिव थे, वैवाहिक संबंध बना था वर्धन वंश का इसके साथ। तो हर्षवर्धन जैसे ही राजा बना, उसने कन्नौज के शासक शशांक पे आक्रमण कर दिया, शशांक को खत्म किया और कन्नौज पर कब्जा कर लिया। तो अगर हेनसांग ने कहा है कि उत्तर भारत के 5 राज्य पंजाब, कन्नौज, गौड़ बंगाल, मिथिला, उड़ीसा, तो यहां पर ये जो इलाके हैं, ये इलाके शशांक को खत्म करने के बाद ही आ गए। प्रारंभिक राजधानी हम देखें दोस्तों तो थानेसर हमें दिखाई पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन और इन लोगों की। बाद में कन्नौज का महत्व बढ़ जाता है। अगर हम यहाँ इन क्षेत्रों को देखें हेनसांग के वर्णन के आधार पर, तो हम ये कहते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का जो अंतिम हिंदू सम्राट हमें देखने को मिलता है वो हर्षवर्धन देखने को मिलता है। लेकिन कुछ इतिहासकार हर्षवर्धन को प्राचीन काल का अंतिम हिंदी सम्राट नहीं मानते। क्यों? क्योंकि
सम्राट के लिए हम देखें तो गुप्त काल जैसा या मौर्य काल जैसा शासन देखने को मिलना चाहिए था, और 5 कुछ क्षेत्रों पर ही तो हर्षवर्धन का शासन था। ऐसे में हर्षवर्धन ने भारत के कोई बड़े क्षेत्र पर शासन तो नहीं किया, लेकिन फिर भी हम उसे प्राचीन भारतीय इतिहास के जो राजवंश रहे उसमें अंतिम हिंदू सम्राट के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ हर्षवर्धन की हम लोगों ने जो बात की, इसमें हम लोगों को ये भी देखना है कि हर्षवर्धन ने कई सारे युद्ध किए। उत्तर के क्षेत्र पर जब इसने अधिकार कर लिया तो इसने सोचा कि दक्षिण की तरफ मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। अब दक्षिण की तरफ ये अपने साम्राज्य का विस्तार जब करना चाहता है तो उसने आक्रमण किया दक्षिण में। दक्षिण अगर आपको जाना था तो नर्मदा को पार करके दक्षिण जाते आप, तो यहां पर एक चीज देखने को मिलेगी, पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंशी राजा था, पुलकेशिन द्वितीय, इसका हर्षवर्धन के साथ लड़ाई हुआ। बोलने का मतलब ये कि हर्ष दक्षिण की तरफ जाना चाहता था। हर्ष जब दक्षिण की तरफ जाना चाहता था तो इसकी पुलकेशिन द्वितीय से लड़ाई हुई नर्मदा नदी के तट पर, और इस युद्ध में बोल सकते हैं हर्षवर्धन की पराजय हो गई। ये इस बात की जानकारी हम लोगों को एहोल प्रशस्ति से मिलती है, और हर्षवर्धन का जो दक्षिण में विजय अभियान था वो थमता दिखाई पड़ता है। लेकिन हर्षवर्धन ने कश्मीर पर आक्रमण किया था और भगवान बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट ग्राम में स्थापित किया था, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, नर्मदा के दक्षिण में सैनिक अभियान करने का जो काम किया, इसके तहत इसने चोल, कांची और कुंतल पर विजय प्राप्त की थी, ऐसे भी कुछ ग्रंथ जानकारी देते हैं। लेकिन एहोल प्रशस्ति से हम लोगों को यही पता चलता है कि नर्मदा के किनारे पर हर्षवर्धन जो है वो समाप्त हो गया था। यहाँ पर जानकारी मिलती है कि 647 ईस्वी के आसपास तक हर्षवर्धन ने शासन किया, और इस समय इसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो यहीं से वर्धन वंश समाप्त हो जाता है। और जैसे ही ये वर्धन वंश समाप्त होता है, हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, तो भारत में, खासकर उत्तर भारत में हम देखें, पुनः अराजकता का माहौल हो जाता है, और छोटे छोटे से जो शासक होते हैं वो अपना सिर उठाने लगते हैं और अलग अलग स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की तरफ वो ध्यान देने लगते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर हर्ष की जानकारी की बात करें दोस्तों, तो हर्ष की जानकारी मिलती है इंपॉर्टेंट व्यवस्था पर देखें तो 2 लोगों से, एक बाणभट्ट के हर्षचरित से, दूसरा हेनसांग के सीयूकी से। ध्यान रखिएगा, फोयू की फाइयान की है और हेनसांग की सीयू की है, दोनों के दोनों चीनी यात्री थे। अब बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। यहाँ पर बाणभट्ट कौन है? बाणभट्ट जो है वो हर्ष के दरबारी विद्वान है, दरबारी विद्वान है, संस्कृत के महान विद्वान के तौर पर हमें देखते हैं। हर्षचरित की रचना तो बाणभट्ट ने की ही की, जिससे हम लोगों को हर्ष के समय की जानकारी मिलती है। लेकिन बाणभट्ट ने कादंबरी की रचना भी की, और ये संस्कृत का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा हेनसांग जो था वो लगभग 629 ईस्वी के आसपास भारत आया था, 629 ईस्वी के आसपास, और लगभग 645 तक ये भारत में रुकता है। इसके भारत आने का जो कारण रहा है वो कारण हमें देखने को मिलता है क्या? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है उसका ज्ञान लेना है, और ये नालंदा में पढ़ना चाहता था, नालंदा में पढ़ना चाहता था, बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान लेना चाहता था, बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करना चाहता था और चाइना ले जाना चाहता था। फाइयान आया था, वो अपने काम में पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ, तो अब हेनसांग आता है। अब हेनसांग भारत आया, इसको यात्रियों का राजकुमार कहा गया, इसे शाक्य मुनि भी कहा गया। तो एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, यात्रियों का राजकुमार या शाक्य मुनि किसको कहा गया? हेनसांग को कहा गया। और इसने भारतीय समाज का विवरण किया, किसमें किया? अपनी सीयू की ग्रंथ में, ये वृत्तांत था इसका। इसने कहा कि भारत का जो समाज रहा वो 4 वर्ग में विभाजित था। इसमें ब्राह्मण जो थे उनको इसने सर्वोच्च माना है, और शूद्र जो है उनको सबसे निम्न माना है, और वही चीज मानी है कि सबके अपने अपने काम और बाकी सबसे निर्धारित थी। जन्म आधारित व्यवस्था का वर्णन ये करता है। अब हेनसांग जब भारत आया तो उसने इस प्रकार का यहाँ वर्णन किया, और हमें ये भी देखने को मिलता है कि हेनसांग जो है वो पैदल चलकर आया था उत्तर भारत से, पैदल यात्रा करते हुए भारत आया था हेनसांग, और 645 तक ही भारत में रुका था हर्षवर्धन के समय पे। हर्षवर्धन के जीवन में हम देखें तो हेनसांग के संपर्क में आने का बहुत बड़ा प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। अगर इसके प्रभाव के बारे में बात करें दोस्तों तो उसको समझते हैं, लेकिन उसके पहले इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं। जब हम इसकी प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो समानता पर आधारित संगठन हमें इसके प्रशासन में देखने को मिलता है। इसने, अगर हम इनकी प्रशासन की बात करें ना, तो यहाँ याद रखिएगा कि जिस प्रकार का गुप्तों ने सिस्टम एस्टेब्लिश किया था ना, एज इट इज गुप्तों के समय की शासन व्यवस्था को उसने अपने यहाँ पर अपनाया था। गुप्तों की शासन व्यवस्था को अपनाया जाए, फोटोकॉपी कर ली उसकी, और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि थोड़े बहुत उसमें परिवर्तन कर दिए थे। बाकी यहाँ हर्षवर्धन की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से गुप्तों की व्यवस्था की समान ही थी। इसको अलग से हम लोगों को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो परिवर्तन की हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। खास क्या कि इनकी जो प्रशासनिक इकाइयां थी वही थी ग्राम, विश, भुक्ति और राष्ट्र। यही गुप्त काल में हम लोगों को देखने को मिलता है। ग्राम की बात करें तो सबसे छोटी इकाई थी,
सबसे छोटी और सबसे बड़ी क्या थी? राष्ट्र, ये सबसे बड़ी इकाई थी। गांव का जो प्रधान होता था उसको ग्रामाक्ष पटलिक के नाम से जाना जाता था। ग्रामाक्ष पटलिक गांव के प्रशासन को देखने वाला प्रमुख होता था। राष्ट्र में अगर सबसे उच्च पद था वो राजा का था। प्रशासन के हों, शासन के हों, न्याय के हों, अर्थव्यवस्था के हों, जितने भी निर्णय होते थे सर्वोच्च वो राजा के द्वारा ही लिया जाते थे, ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो राजा को उसके काम में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था भी देखने को मिलती है दोस्तों। मंत्रियों को या तो सचिव कहा जाता था या अमात्य कहा जाता था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। और यहाँ भांडी का हम लोगों को नाम देखने को मिलता है कि हर्षवर्धन का प्रधान सचिव कौन था, तो भांडी था दोस्तों, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें हर्षवर्धन की सेना, तो चतुरंगिणी सेना जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, रथ सैनिक और हाथी सैनिक शामिल थे। तो इन चारों प्रमुख अंगों से सुसज्जित सेना थी हर्षवर्धन की, जिसके बल पर हर्षवर्धन अपने साम्राज्य विस्तार की तरफ जाता था। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिंहनाद नाम का एक अधिकारी मिलता है जो सेनापति होता था। कुंतल नाम का एक पद मिलता है जो अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। तो सेनापति को आप सिंहनाद कहते थे और अश्वारोही सेना के प्रधान को यहाँ पर कुंतल कहा जाता था, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ तो स्कंदगुप्त नाम का एक पद मिलता है। स्कंदगुप्त गज सेना के प्रधान को कहा जाता था। जब न्याय व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ गुप्त काल का जैसा न्याय सिस्टम हमें देखने को मिलता है। सर्वोच्च न्यायाधिकारी सम्राट ही हुआ करता था। और यहाँ पर हेनसांग कहता है कि कानूनी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, कठोर दंड दिए जाते थे, अपराध बहुत ज्यादा होते थे, इसलिए ठीक है। कठोर दंड देने का मतलब हो गया मृत्यु दंड भी देते थे, फांसी की सजा भी होती थी, अंग भंग कर देना आदि सब चीजें होती थी। साधारण रूप से जुर्माना भी दिया जाता था। यहाँ अगर हम राज्य की आय की बात करें तो आय का प्रमुख साधन भूमि कर था। 1/6 लगभग भूमि उपज के तौर पर कर लिया जाता था। हिरण्य और मेय दोनों रूपों में कर वसूल किया जाता था। इसके अलावा जुर्माने से, मेले आदि के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के व्यापारिक टैक्सों से भी यहाँ पर आय होती थी साम्राज्य की, ठीक है। कर वसूलने के लिए भौगिक नाम का एक पद बनाया गया था और जमीन का हिसाब रखने के लिए पुस्तपाल नाम का एक पद यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन के समय की इंपॉर्टेंट दोस्तों चीजें रही जो बोल सकते हैं कि गुप्त काल के साम्राज्य व्यवस्था के जैसे साम्राज्य जो इसने स्थापित किया था उसमें जो बदलाव के साथ चीजें देखी गई। अब हम यहाँ पर देखें तो हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म की बात करेंगे। दोस्तों हर्षवर्धन अगर हम बचपन से देखें तो वो शैव धर्म था, शिव जी का उपासक था। लेकिन हेनसांग जब भारत आया तो हेनसांग के संपर्क में आने के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव हर्षवर्धन के ऊपर बढ़ता चला गया और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी के तौर पर अपने आप को स्थापित कर लिया। इसके पहले जब शैव धर्म का अनुयायी था ना, तब तक ये बात थी कि जो कुंभ का मेला है, कुंभ का मेला जो है वो इसके द्वारा शुरू करवाया गया था। तो कुंभ का मेला किसने शुरू करवाया? हर्षवर्धन ने, है ना। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये शैव धर्म का कितना बड़ा अनुयायी रहा और कहीं ना कहीं उसके प्रचार प्रसार के लिए इसने बहुत सारे काम भी किए थे। जब हेनसांग आया तो इसके प्रभाव में ये बौद्ध धर्म हो गया, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ा। और नालंदा जो विहार था दोस्तों, ये इस समय बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो हर्षवर्धन के द्वारा इस विहार को बहुत ज्यादा दान दिया जाने लगा, ठीक है। जब हम हेनसांग के समय की बात करें दोस्तों तो हर्षवर्धन जो है उसने 5 वर्ष के अंतराल में कन्नौज और प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन कराया। इन 2 विशाल धार्मिक सभाओं को कहा गया था महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद ये विशाल सभाएं थी जिसका आयोजन हर्षवर्धन ने करवाया था और ये हर 5 साल के अंतराल में कराने की बात कही गई थी। इसके जो 2 आयोजन हुए थे, पहला कन्नौज में, दूसरा प्रयाग में हुआ था। और इसका जो मुख्य पुरोहित था, हेड था, पुरोहित मान लीजिए उसको, या हम इसका अध्यक्ष मान लें, वो अध्यक्ष इसको बनाया गया था, वो बनाया गया था हेनसांग। हेनसांग इनको लीड करता था। और इस समय की घटना भी हम लोगों को दिखाई पड़ती है जो हर्ष के चरित्र पर एक धब्बे के तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हेनसांग के साथ उपस्थित कई ब्राह्मण जो सभा में थे उनका एक वाद विवाद हो गया प्रश्नों को लेकर। और इस चीज को लेकर बाद में एक अफवाह फैल गई कि ब्राह्मणों ने हेनसांग को जिंदा जलाने का योजना बनाई थी और हर्षवर्धन ने सिर्फ इस अफवाह के आधार पर 500 ब्राह्मणों को मरवा दिया था। तो ये जो घटना थी, ये घटना हर्षवर्धन के समय के चरित्र पर कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं एक कलंक के तौर पर भी इतिहास के कुछ किताबों में हमें देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं हेनसांग के बाद बौद्ध धर्म के संपर्क के बाद हमें देखने को मिली। अगर हम हर्ष के समय के साहित्य की या इस कल्चर की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, यहाँ हमको बाणभट्ट दिखते जिसने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की, मयूर जिन्होंने सूर्य शतक लिखा। लेकिन हम यहाँ पर हर्ष को खुद को एक विद्वान के तौर पर देखते हैं। हर्ष एक विद्वान था और इसने प्रियदर्शिका
रत्नावली और नागानंद की रचना की थी। तो यहाँ एग्जाम में आपको क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी रचना है। ये तीनों के तीनों हर्षवर्धन की रचना ऐसा माना जाता है। हालांकि ये कहा जाता है इस काल में जयसेन नाम का विद्वान था, याद रखिएगा, जयसेन नाम का विद्वान था जो स्वयं को कालिदास और भात के समान बताता था, उसके द्वारा ये रचनाएं की गई थी। परंतु यहाँ पर क्लियर चीजें ये दिखाई पड़ती है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद जो थी वो हर्ष की रचनाएं थी, हर्ष को एक विद्वान के तौर पर बताया गया है। अगर हम इस समय की कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को देखें तो यहाँ पर हर्ष के अधीनस्थ शासक थे कौन, महाराज अथवा महासामंत कहते थे, ठीक है। इसके अलावा सिंचाई के साधन के तौर पर तुला यंत्र या जलपंप का उल्लेख हमें यह देखने को मिलता है, और मथुरा को सूती वस्त्र के निर्माण के प्रसिद्ध केंद्र के तौर पर यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों। तो ये हर्षवर्धन के समय की इंपॉर्टेंट बातें थी जो हर्षवर्धन ने शासक बनने के बाद अपने साम्राज्य में देखी। तो गुप्त काल की जब समाप्ति हुई तो 6वीं शताब्दी में गुप्त काल की समाप्ति के बाद जो भारत में एक सामंतवादी व्यवस्था के तहत अलग अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी, उन्हीं में पुष्यभूति जो गुप्तों का सामंत था उसने इस वंश की स्थापना की थी, जिसका प्रमुख शासक हम हर्षवर्धन को देखते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास में अंतिम हिंदू सम्राट के तौर पर इसे देखा जाता है, और चूंकि उसके बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो उसका साम्राज्य खत्म हो जाता है दोस्तों। और लगातार हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें प्राचीन भारतीय का इतिहास जो है वो दोस्तों वो खत्म होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर लोगों को जोड़िए, जिससे कि उन लोगों को भी ये लेक्चर सीरीज का लाभ मिले दोस्तों। मिलता हूँ अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।